और अब हम जातिगत जनगणना को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में इस जनगणना से क्या क्या बदल सकता है। आपने देखा होगा चारों तरफ आजकल जातिगत जनगणना की चर्चा हो रही है। तो ऐसा क्या होने वाला है नया हमारे देश में कि आपको आज इसके बारे में जानना चाहिए। सरकार ने अपने नए आदेश में कहा है कि भारत की अगली जनगणना वर्ष 2026 से शुरू होगी, यानी अगले साल से, और ये कुल 2 चरणों में होगी। इनमें पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातिगत जनगणना होगी और दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से देश के बाकी राज्यों में जनगणना का काम शुरू होगा। अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह जनगणना वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले ही हो जाएगी और इसके आंकड़े पहले ही आ जाएंगे या इसके आंकड़े जो आएंगे वो चुनावों के बाद रिलीज किए जाएंगे। ये जानकारी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जनगणना के आधार पर 2 चीजें तय होनी हैं। पहला, इस देश में महिला आरक्षण, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% आरक्षण मिलना है। और दूसरा, परिसीमन, जिसका मतलब होता है मौजूदा लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और देखना कि देश में कहां-कहां कितनी लोकसभा सीटें बढ़ानी है और कितनी घटानी है। और वो जनसंख्या के बारे में जब हमें पता चलेगा तो जनसंख्या के हिसाब से ये परिसीमन किया जाएगा। यहां बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि जनगणना शायद अलग होती है और ये जातिगत जनगणना अलग है, जबकि असल में ये दोनों एक ही है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये जनगणना ही है जो कि हर 10 साल में होती है। सरकार देश की कुल जनसंख्या को की जो गणना करेगी इसे हम जनगणना कहते हैं और इसी जनगणना में जब लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी तो ये जातिगत जनगणना बन जाएगी। लेकिन ये है जनगणना ही। भारत में आखिरी जनगणना 14 साल पहले वर्ष 2011 में हुई थी और आज मैं उस जनगणना का एक फॉर्म अपने साथ लेकर आया हूं। अगर आप 14 साल पुराने इस फॉर्म को देखेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 29 कॉलम थे, जिनमें जाति का अलग से कोई कॉलम नहीं था। आज आप देखिए कि जो जनगणना होती है वो कैसे होती है, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। ये वही फॉर्म है। इसमें जाति का कोई कॉलम नहीं था। इसकी जगह सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम हुआ करता था और बाकी लोगों को अपनी जाति नहीं बतानी होती थी। अगर आप SC और ST नहीं हैं तो फिर आपकी जाति नहीं पूछी जाती थी। तो ये देखिए आपके सामने मैं भी ये जो लेकर आया हूं, देखिए इस प्रकार की जनगणना होती है। भारत की जनगणना 2011 में ये फॉर्म था और इस फॉर्म में जब आप देखेंगे तो ये जो कॉलम नंबर 8 है, ये जहां मेरी उंगली है, ये कॉलम नंबर 8 SC और ST उनके लिए होता था। ये देखिए इस तरह से ये भरा जाता था और इसमें क्या लिखा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्या ये व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है? यदि हां तो खाने में कोड दें और अगर नहीं है तो खाने में 3 लिखें। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 1 लिखिए, जनजाति के हैं तो 2 लिखिए और अगर आप नहीं हैं उस वर्ग में तो फिर 3 लिखिए। ऐसा इसमें लिखा जाता था। असल में इसके बाद 10 साल के बाद जब फिर से जनगणना हमारे देश में होनी थी 2021 में 22 में, तो आपको याद होगा तब हमारे देश में कोविड आ गया था और उसकी वजह से ये जातिगत जनगणना हमारे देश में नहीं हो पाई थी। अंग्रेजी में इन्हीं जातियों को SC यानी दलित जातियां और ST शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी जनजातियां कहते हैं। इन जातियों की जनगणना वर्ष 1951 से ही हो रही है क्योंकि इन जातियों को हमारे संविधान में आरक्षण देने की बाध्यता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कितने SC हैं और कितने ST हैं तो उन्हें आप आरक्षण कैसे देंगे? और वो पूरा डेटा आपको जनसंख्या जब आप गिनते हैं अपनी, उस समय आपको बनाना होता है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान से इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला है
इसीलिए जनगणना के सर्वे में केवल इन्हीं जातियों की गणना हुई, क्योंकि इन्हें आगे चलकर हमें आरक्षण देना है। लेकिन अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। अब हर व्यक्ति को अपनी जाति बतानी होगी और अब देश को पहली बार पता चलेगा कि भारत में कितने लोग ओबीसी जातियों से हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने अगड़ी जातियों से हैं, और इससे जातियों की नई रूपरेखा तय होगी। 35 साल पहले वर्ष 1990 में ओबीसी जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलना तो शुरू हुआ, लेकिन अब तक ओबीसी जातियों की सही जनसंख्या सरकारों को पता ही नहीं है। अभी सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि भारत में ओबीसी की आबादी शायद सबसे ज्यादा है, 50% के आसपास, लेकिन इसके आधिकारिक आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं है। कोई नहीं जानता कि हमारे देश में ओबीसी कितने हैं। हालांकि इस बार की जनगणना से भारत में पहली बार सभी जातियों का एक ब्रेकअप आप सबके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितनी पिछड़ी जातियों के लोग हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अगड़ी जातियों के लोग हैं। उसमें से भी जो भी ब्रेकअप है वो सब आपके सामने होगा। आज बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों से देश में क्या बदल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 94 वर्ष पीछे वर्ष 1931 में आज हम लेकर चलते हैं, फ्लैशबैक में, जब आखिरी बार ब्रिटिश काल में जनगणना के दौरान लोगों की जातियां पूछी गई थी। तो ये वो समय था 1931 जब हमारे देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से बंद हो गई। उस समय ये जनगणना बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक हुई थी, क्योंकि तब बलूचिस्तान और बर्मा तक हमारा ही देश फैला हुआ था। हालांकि कहते हैं कि इस जातिगत जनगणना ने उस वक्त के भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को काफी प्रभावित किया था और अंग्रेजों ने इसके जरिए भारत के समाज को बांट दिया था। इससे जो पहली बार है, इसकी वजह से प्रमुखता से यह बात सामने आई थी कि पिछड़ी और निम्न जातियों के मुकाबले अगड़ी जातियों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है। तो इससे क्या पता चला? पिछड़ी जातियां हमारे देश में ज्यादा हैं, निम्न जातियां हमारे देश में ज्यादा हैं और अगड़ी जातियों के लोग कम हैं। लेकिन समाज में जो कंट्रोल है वो अगड़ी जातियों का ही है, यानी जो मुट्ठी भर अगड़ी जाति के लोग हैं यही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों ने भारत में सामाजिक सुधार और आरक्षण के विचार को बल दिया था और लोग कहने लगे कि पिछड़ों की संख्या देश में ज्यादा है, इसलिए उन्हें उनका हक और अवसर भी ज्यादा मिलने चाहिए। इससे भारत के समाज में जो जातिगत भेदभाव होता था उसने एक राजनीति का रूप ले लिया। अंग्रेज चाहते तो वो इस जातिगत जनगणना के आधार पर भारत के पिछड़े समाज का उत्थान कर सकते थे, क्योंकि मकसद तो यही होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने भारत के समाज को इन आंकड़ों के जरिए और बांट दिया। पिछड़ी जाति के हिंदुओं में यह भावना पैदा कर दी कि उनका शोषण अंग्रेजों से भी ज्यादा अगड़ी और सवर्ण जाति के लोग कर रहे हैं, जबकि उनकी जनसंख्या पिछड़ी जातियों के मुकाबले बहुत कम है। इतिहास में अंग्रेजों की इसी नीति को बांटो और राज करो की नीति कहा जाता है। अंग्रेजों ने जैसे धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों को बांटा, मुसलमानों के लिए एक अलग चुनाव क्षेत्र बनाया, ठीक उसी तरह डिप्रेस्ड क्लासेस यानी पिछड़ों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव आया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसके तहत दलित नागरिक अपने निर्वाचन क्षेत्र में दलित नेता को ही वोट देकर उसे अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। यह बात उस समय महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने तो जातिगत जनगणना का ही बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चलाए और 11 जनवरी 1931 को एक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसका नाम था सेंसस बॉयकॉट संडे। इस बात का जिक्र वर्ष 1931 की जनगणना की रिपोर्ट में भी है और इसका नाम है सेंसस ऑफ इंडिया 1931। उस वक्त महात्मा गांधी और कांग्रेस का मानना था कि अगर दलित वर्ग सिर्फ अपने वर्ग के लोगों को ही वोट देते रहेंगे तो वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और इससे भारत का हिंदू समाज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका समर्थन कर रहे थे। तो ये एक ऐसा समय था जब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर आमने सामने थे, उनकी राय अलग थी। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जातिगत जनगणना में पिछड़ों की कमजोर स्थिति साफ दिखती है, इसलिए उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाद में इस पर विवाद हुआ और महात्मा गांधी के विरोध की वजह से यह तय हुआ कि दलितों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी।
ये वही समय था जहां से पिछड़ों के लिए आरक्षण का भी विचार आया और दलितों के लिए कुछ चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित करने की व्यवस्था आ गई, जो आज भी है। संक्षेप में कहें तो 1931 की जातिगत जनगणना वो टर्निंग पॉइंट था जिससे भारत में पिछड़ों के लिए आरक्षण और चुनावों में पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को बल मिला और धीरे धीरे ये व्यवस्था भारत में अपनी जड़ें जमाती चली गई। अंग्रेजों ने जिस तरह जातिगत जनगणना की मदद से भारत के समाज को बांटा, उसने कांग्रेस और उस वक्त के नेताओं को इतना डरा दिया कि आज़ादी के बाद यह फैसला लिया गया कि सरकार अब जातिगत जनगणना नहीं कराएगी और जनगणना में लोगों की जातियां नहीं पूछी जाएंगी। ये सिलसिला कुछ साल तक चला और बाद में भारत में मंडल आयोग की रिपोर्ट और ओबीसी के आरक्षण को लेकर 1970 और 80 के दशक में जो नई राजनीति शुरू हुई, उसने भारत में आरक्षण और जातियों की राजनीति को और मजबूत कर दिया। और ये वही दौर था जब काशीराम की बहुजन समाज पार्टी बनी, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी बनी, लालू यादव की राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां अस्तित्व में आई, बाद में आरजेडी बनी और इन्हीं पार्टियों पर एक विशेष जाति और वर्ग के वोटों की जाति करने के आरोप भी आगे लगे, क्योंकि ये एक विशेष जाति की राजनीति करते हैं। आज भी जब जातिगत जनगणना कराने की खबर आई तब बहुत सारे नेता और पार्टियां इसकी सही जरूरत को समझ नहीं पा रहे हैं। जातिगत जनगणना का दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। पहला, भारत में जातियों के आधार पर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारते हुए देखते हुए उनके हिसाब से योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ये डेटा, ये आंकड़े बड़े काम के हैं। अगर कोई इन्हें सही रूप से अगर इस्तेमाल करना चाहे तो इनसे पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्हें पक्के मकान, मुफ्त अनाज और उनके लिए आरक्षण को सही मायनों में परिभाषित किया जा सकता है। सरकार ये कर सकती है कि उन पिछड़ी जातियों और वर्गों को आरक्षण से कैसे सशक्त किया जा सके और समाज में जो लोग हाशिए पर हैं और जिन्हें मौजूदा व्यवस्था में आरक्षण का अवसर नहीं मिल पा रहा है, उन तक भी सरकार कैसे पहुंचे, ये इससे पता चलेगा। क्योंकि जब आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं, जब उन लोगों के नाम नहीं हैं, उन लोगों का पता आपके पास नहीं है, उनके मोबाइल नंबर नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि किसी दूर दराज के इलाके में एक पिछड़ा परिवार रह रहा है, तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसलिए ये डेटा और ये आंकड़े इसलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना के आंकड़ों को चुनावों के डेटा के रूप में ही इस्तेमाल करें और इसके आधार पर यह तय किया जाने लगे कि किस क्षेत्र में किस जाति के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाएगा। टिकट बांटने में ये डेटा काम आने लगेगा। किस राज्य में किस जाति के वोटों की राजनीति करनी है, ये इसके काम आने लगेगा। यानी ऐसी स्थिति में जातिगत जनगणना के आंकड़े राजनीतिक पार्टियों के लिए एक कुंजी का काम करेंगे। जैसे कुंजी में लिखा होता है कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक वैसे ही इस कुंजी की मदद से कुछ पार्टियां चुनावों की परीक्षा देंगी और ये डेटा चुनाव जीतने में उनकी मदद करने लगेगा। तो ये हमारे देश के नेताओं पर और सरकार पर है कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगी। तीसरा, जातिगत जनगणना के नए आंकड़ों से आरक्षण की रूपरेखा में बदलाव लाने की मांग भी उठ सकती है और आरक्षण को बढ़ाने की मांग भी और मजबूत हो सकती है, क्योंकि ये इस पर निर्भर करेगा कि डेटा क्या कहता है, डेटा में क्या आता है, पिछड़ों की संख्या कितनी है, बाकी के जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, अगड़ों की जाति कितनी है, और हो सकता है कि एक नई परिभाषा आपको इसके बाद देखने को मिले। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर जातिगत जनगणना से ये पता चल गया कि किस जाति के किस राज्य और पूरे देश में कितने लोग हैं, तो उस जाति के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व क्या सिर्फ एक ही परिवार करेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो इन सारी जातियों को सोचना है। अगर ऐसा होता है तो इससे जातियों की राजनीति करने वाले परिवारों को इसका लाभ तो होगा, लेकिन उस जाति के लोगों का उत्थान कभी नहीं होगा। उन परिवारों को लाभ होगा जो उस जाति की राजनीति करते हैं, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो एक एक परिवार पूरी की पूरी पार्टी पर कब्जा करके बैठे हैं और वो पार्टियां एक खास जाति की राजनीति करती हैं। तो उन परिवारों को तो फायदा होगा, लेकिन जो उस जाति के लोग हैं उन्हें कुछ खास फायदा इसमें नहीं होने वाला है।